नमस्कार, स्वागत है आपका सनसेट टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे एक देश एक स्वास्थ्य प्रणाली की। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने एक कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया कि देश का हर व्यक्ति, प्रत्येक परिवार, हर गांव और शहर स्वस्थ होगा तो पूरा देश स्वस्थ होगा। वर्ष 2017 में घोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत सरकार का लक्ष्य सस्ती कीमत पर सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार भी एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली के मुद्दे पर नीतिगत निर्णय ले रही है ताकि देश के 135 करोड़ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। एक देश एक स्वास्थ्य प्रणाली से क्या तात्पर्य है, इसका देश के लोगों को कैसे फायदा होगा, कितना फायदा होगा, इन्हीं सवालों के जरिए एक देश एक स्वास्थ्य प्रणाली पर चर्चा करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार स्वास्थ्य डॉक्टर के मदन गोपाल जी जुड़े हुए हैं। मदन गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सनसेट टीवी पर। साथ ही आईएमए के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव डॉक्टर नरेश चावला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन जी से भी हम समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। अदिति जी, आपका भी स्वागत है। राष्ट्रीय जो आरोग्य भारती संस्था है उसके संगठन सचिव, राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सनसेट टीवी पर। लेकिन सबसे पहले मदन गोपाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाओं का सवाल है। ये हर आदमी से जुड़ा एक मुद्दा है। इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली, इससे क्या तात्पर्य है? नीति आयोग इस पे काम कर रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, ये आज का बहुत ज्वलंत प्रश्न है जो आप पूछ रहे हैं जी। आप देखेंगे जैसे इंडिया जब सिग्नेटरी बना अलमाटा डिक्लेरेशन का, वहां पे कुछ सूचकांक पे सहमति बनी कि इस सूचकांक को हमें हासिल करना 2000 तक के। जी। तो उसके लिए एक अप्रोच डिसाइड हुआ था, प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच। तो उस अप्रोच को करने के लिए हमारी स्वास्थ्य की ढांचा उसी तरफ निर्माण हुए, उसी तरह की हमें योजनाएं बनाई। RCH1 आया, RCH2 आया। फिर जब हम लोग ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात करी तो हमारा जो व्हीकल है और थोड़ा बढ़ गया। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में हमने प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच ही अपनाया, प्लस RCH1 RCH2 के बाद हम लोग ने NRHM प्रोग्राम लेकर आए जी। एक व्हीकल के रूप में, प्लस मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डिफरेंट पैथीज की बात करी हमने। तो उसके बाद जब हम लोग का गोल पोस्ट और बढ़ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर की बात। तो उसके बाद एक और चीज समझने के लिए हमें जानना चाहिए कि जो स्वास्थ्य की परिभाषा है जी, संयुक्त राष्ट्र के गठन के बाद करीब 40-45 साल लग गए उस पे डेफिनेशन पे अराइव करने के लिए। तो उसमें जो कंपोनेंट थे, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज, पहले खाली डिजीज की बात करते थे, अब नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज, लेकिन उसके लिए जो करना है बहुत सारी व्यवस्थाएं होती चली जी। तो NRHM प्रोग्राम में जब हमने मेन स्ट्रीमिंग की बात करी थी कि कैसे हम लोग दूसरे, क्योंकि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, बेनिफिशियरी के काम कर रहे हैं, तो बेनिफिशियरी सेंट्रिक सुविधा है। बेनिफिशियरी अगर चाहेगा मुझे इस पद्धति से मेरा इलाज होना है, मेरे को दूसरे, तो एक जगह पहले अलग अलग फैले हुए थे, उसको आयुष का इलाज कराना तो दूसरी जगह जाना पड़ता था। जी। तो मेन स्ट्रीमिंग में क्या किया था, को लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज की अवधारणा बनी ताकि एक ही जगह उसको दोनों तरह की बीमारियों के इलाज हो। मोटा मोटा जो फोकस था बेनिफिशियरी तो इलाज कराने दें, चॉइस हम बेनिफिशियरी को दे रहे हैं कि आप कहाँ इलाज कराना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई थोप रहे हैं कि आप ये इलाज कराएं, नहीं, बेनिफिशियरी को चॉइस दिया गया। उसके बाद ये और सुदृढ़ हो गया जब 2017 में हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी, जिसमें हमने प्लूरिस्टिक हेल्थ सिस्टम की बात करी। प्लूरिस्टिक मतलब सभी लोग अपना अपना प्रैक्टिस करेंगे और सिटीजन को चॉइस दिया जाएगा ताकि वो अपना यूज कर सके। जी, बिल्कुल। तो उस अवधारणा में आगे बढ़ते हुए और कार्य हो रहे हैं। आपने और देखा होगा जब हमने कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ अप्रोच की तरफ, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच के साथ बात किया, तो पहले हम लोग उप स्वास्थ्य केंद्र से हम लोग खाली 6 सुविधाएं देते थे, अब 12 सेवाएं दे रहे हैं। जी। 12 सेवाओं में वेलनेस कंपोनेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है। जी। इस वेलनेस को कैसे दिया जाए ताकि और जो हमारे जो मुख्य जो बेनिफिशियरी हितग्राही जो है, हितग्राही को नजर करते हुए अभी तक हमें स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे थे, एक्सटेंशन बेनिफिट, अब उसको स्वास्थ्य के साथ और वेलनेस का कंपोनेंट भी उसको जोड़ दिया गया है ताकि आप देखिए उस दिशा में हम पहुंच रहे हैं ताकि एक जगह उसको
जो जैसे जिस तरह का इलाज चाहता है वो उपलब्ध हो। जी मदन गोपाल जी, ये बात सही है कि सरकार चाहती है कि जो मरीज है वो जैसा इलाज चाहता है उसको वो इलाज मिले, चाहे वो भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की बात हो, एलोपैथी की बात हो। लेकिन जब हम बात एक देश और एक स्वास्थ्य प्रणाली की बात करते हैं तो इसको लेकर तमाम तरह के दूसरे पहलू भी सामने आते हैं। खासतौर से अगर आयुर्वेद की हम बात करते हैं तो उसके उपयोग को लेकर कई बार सवाल जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं वो सवाल उठाते हैं। इसलिए मैं डॉक्टर नरेश चावला जी आपसे भी समझना चाहूंगा, जो आईएमए है देश के डॉक्टरों का एक बड़ा संगठन है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? पहला तो मनोज वर्मा जी, ये बहुत खुशी की बात है। 70 साल हमारे हो चुके हैं आजादी के, वो आज भी हम हमेशा समझते थे कि हेल्थ और एजुकेशन थोड़ा सा नेग्लेक्टेड सेक्टर था। तो मुझे खुशी है कि प्रेजेंट सरकार इस तरफ अच्छे से देख रही है। जी डॉक्टर मदन गोपाल ने बहुत ही अच्छे से बताया कि हमारे गोल्स क्या हैं। तो इसमें मैं कहूंगा कि क्योंकि इट इज ए पब्लिक प्रोग्राम, आम जनता को बताने के लिए हमारी 3 पैथीज होती हैं मोटा माटी। वन इज मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसको कि हम एलोपैथिक कहते हैं। दूसरा आयुर्वेदा होता है, जिसमें साथ में सिद्धा वगैरह और दूसरी ट्रेडिशनल अल्टरनेटिव मेडिसिन आ जाती हैं। और तीसरा होम्योपैथी होता है। अक्सर जो वाद विवाद होता है कि जब इट शुड नॉट बी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स कि कोई कुछ भी कर सकता है। आईएमए का हमेशा एक ही मत रहा है, जो जिस प्रणाली में शिक्षा पाया है, उसकी ट्रेनिंग हुई है, वो उसी अपनी प्रणाली में सीमित रहे। चाहे तीनों सेवाएं एक ही छत के तले, एक ही बिल्डिंग तले उनको मिल जाए, लेकिन उनका मिक्सोपैथी नहीं होना चाहिए। वन बीइंग अलाउड टू डू द प्रैक्टिस ऑफ अदर, ये मत आईएमए का लॉन्ग टाइम डिक्लेयर्ड बोल रहा है। वो ये हम समझते हैं जनता के बहुत हक में है। खुलेआम कहूंगा कि मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के प्रैक्टिशनर्स ज्यादा हैं। ये एक वेस्टर्न प्रणाली है। और आज भी हम देखें तो दिल्ली हिंदुस्तान में इसके 10 लाख से ऊपर प्रैक्टिशनर हैं। अगर मैं दिल्ली में देखूं तो दिल्ली में मॉडर्न सिस्टम मेडिकल सिस्टम के ऑलमोस्ट 70,000 रजिस्टर्ड लोग हैं। लेकिन आयुर्वेदा के आई थिंक 4-5-6 हजार से ऊपर होंगे, जहां तक मैं थोड़ा जानता हूं। होम्योपैथी के इससे भी कम होंगे। तो मेरा एक ही मत है, जनता को खिचड़ी नहीं मिलनी चाहिए। जनता को, एक आम हिंदुस्तानी को पूरा हक है उसको एक अच्छा चिकित्सक देखे, चाहे वो मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन का देखे, चाहे होम्योपैथ देखे, चाहे आयुर्वेद देखे। दूसरा अक्सर एक मत कोई भी आया है, जो मैं हमारी मांग है हमेशा हमारी देश के सरकार से, कि हमारा जो हेल्थ बजट है वो थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए। अक्सर दिक्कतें कहाँ आती हैं, हम अच्छा तो सोचते हैं, हम सब करना चाहते हैं। आईएमए हमेशा कहता है कि यस एवरीबॉडी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आई थिंक जब तक फंड्स नहीं होंगे तब तक हम और अच्छा नहीं कर पाएंगे। एक बात मैं और भी कहूंगा कि जैसे कि डॉक्टर के गोपाल ने कही कि प्राइमरी हेल्थ केयर को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। जो आज तक हो रहा है टर्शियरी हेल्थ केयर पे, बड़े अस्पतालों में हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। हम उसी पैसे में कहीं ज्यादा जनता को प्राइमरी हेल्थ केयर दे सकते हैं। ये हमारी कोशिश भी होनी चाहिए, वो हमें करना भी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा ये रहा है कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को भी वो पहचान मिले जो एलोपैथी को मिली है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, आंकड़े भी इस तरह का एक वातावरण बनाते हैं, तस्वीर पेश करते हैं कि 95% देश में जो लोग हैं उनको एलोपैथी का ही इलाज मिलता है। कहीं ना कहीं भारतीय चिकित्सा पद्धति जो है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती हैं, मरीज को वो इलाज नहीं मिल पाता है। क्या इस नीति का मकसद एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली तैयार करना है देश में? आप कैसे देखती हैं इस स्वास्थ्य नीति को? स्वास्थ्य नीति बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी इम्पोर्टेंट है देखना कि ये स्वास्थ्य नीति एक ऐसे समय पर आ रही है और ये चर्चा हम एक ऐसे समय पर कर रहे हैं जब एक ही महीना पहले अभी WHO के सौजन्य से और भारत सरकार की एग्रीमेंट से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर का उद्घाटन जामनगर गुजरात में हुआ है, जिसका नाम ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है। उस ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंडेट है, जिसको कहते हैं मंतव्य है, वो यही है कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं जो ट्रेडिशनल मेडिसिन किसी ना किसी फॉर्म में प्रैक्टिस करते हैं, उनको एक रिलायबल एविडेंस दिया जाए ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस को यूज करने के लिए और एविडेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करने के लिए। आपको याद होगा मनोज जी की बहुत ही ग्रैंड स्केल पर इसका उद्घाटन हुआ, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम प्रेजेंट थे और उन्होंने बाकायदा स्टेट से ये कहा उस दिन
कि दुनिया में जो 194 WHO मेंबर कंट्रीज हैं, उनमें से 170 कंट्रीज में ट्रेडिशनल मेडिसिन आज की डेट में किसी ना किसी फॉर्म में प्रैक्टिस हो रहा है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, एविडेंस बेस्ड रिसर्च के डर्थ में, जिसको कहते हैं, उसकी कमी होने की वजह से कुछ लोगों में, पॉपुलेशंस में उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेके, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज को लेके। तो ये ग्लोबल सेंटर जो है WHO के साथ मिलकर भारत में एक ऐसी बॉडी ऑफ एविडेंस क्रिएट करेगा इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को यूज करके। तमाम देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन को यूज करने के लिए जो कंज्यूमर्स में हेजिटेंसी है, उसको साइंटिफिक बेस्ड रिसर्च के साथ काउंटर किया जा सकता है। जिस तरीके से मॉडर्न मेडिसिन में होता है, बहुत सारी रिसर्च स्टडीज होती हैं जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स में छपती हैं, जो पब्लिक डोमेन में होती हैं लोगों के जानने के लिए, पढ़ने के लिए। इसी तरह से ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन में ये होगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा मनोज जी कि देश पूरे वर्ल्ड की करीब 80% जो पॉपुलेशन है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन किसी ना किसी फॉर्म में इस्तेमाल करती है जी। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन के प्रोडक्ट्स जो आज की डेट में मार्केट में अप्रूव्ड हैं, उनमें से बहुत से प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जिनमें नेचुरल डेरिवेटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप एस्पिरिन को देखिए। एस्पिरिन कहाँ से बनी है? एस्पिरिन की जो ओरिजिनल मेडिसिन फॉर्मुलेशंस हैं वो विलो ट्री की बाग से बनी है। उसी तरीके से चाइल्ड कैंसर ट्रीटमेंट्स के बहुत सी ऐसी थेरेपीज हैं जिनके नेचुरल डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि रोजी पेरीविंकल, उसमें से कैंसर जो है, चाइल्ड कैंसर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हुए हैं। उसी तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कितनी सारी हैं जो वाइल्ड याम प्लांट्स के रूट से बनी हुई हैं। आर्टेमिसिनिन जो मलेरिया कंट्रोल में यूज होता है, उसका ओरिजिनल टेक्स्ट चाइना की एंशियंट मेडिसिन प्रैक्टिसेस में हमें मिलता है। उसी तरीके से भारत में भी हर्बल मिक्सचर्स का एक बहुत बड़ा ट्रेजर हाउस है, जिसको पहली बार ग्लोबल सेंटर ऑफ मेडिसिन जो WHO के साथ भारत सरकार चलाएगी, आयुष मंत्रालय चलाएगा, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे एक्सपेरिमेंट्स करके बकायदा मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस को मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और वो कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी। आपका जो मूल प्रश्न है, आदित्य जी, मैं आपसे ग्लोबल मेडिसिन में जो रिसर्च होने जा रही है जी, करीब USD 250 मिलियन US की लागत से ये सेंटर बना है। नहीं, ये बात ठीक है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति हो या चिकित्सा का कोई भी माध्यम हो, उसमें रिसर्च को लेकर सरकार लगातार उस पर जोर दे रही है, बढ़ावा दे रही है। लेकिन डॉक्टर अशोक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो थोड़ी देर पहले बात डॉक्टर नरेश ने कही कि ठीक है, आप दूसरी चिकित्सा पद्धतियां भी उपलब्ध कराइए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दीजिए, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर उसे खिचड़ी मत बनाइए। आयुर्वेद को लेकर या दूसरी पद्धतियों को लेकर भी सवाल उठता है। इसे आप कैसे देखते हैं, इस पहलू को? मनोज जी, ये बात सही है कि आरोग्य भारत की भी या देश का कोई भी व्यक्ति मिक्सोपैथी का समर्थन नहीं करता है और ना ही करना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने जिस पद्धति से प्रशिक्षण प्राप्त किया है जी, उसको उसी में ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। आरोग्य भारती के और मान्यता है कि सभी चिकित्सा पद्धतियों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, वही उनकी सीमाएं भी हैं। सभी एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हाँ, यह अवश्य ध्यान में आता है कि जिसने जिस पद्धति का प्रशिक्षण लिया है वह उस पद्धति के बारे में अधिक जानता है। तो जब तक हमको जानकारी नहीं है किसी दूसरी पद्धति की, तो हमको उसमें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। कोई भी इस बात का समर्थन नहीं करेगा। दूसरा विषय, हर पद्धति की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं चिकित्सक और चिकित्सा के विद्यार्थी तो जानते हैं, लेकिन सामान्य जनता नहीं जानती। सामान्य जनता तो यही जानती है कि डॉक्टर का नाम लिखा है तो चाहे जो भी रोग हो वो उसके पास पहुंच जाती है जी। तो ऐसे समय में जनता का भी प्रबोधन आवश्यक लगता है और चिकित्सक को भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए कि अगर वो केस नहीं ले सकते या उनको लगता है कि शायद उतना लाभ नहीं मिलेगा, तो वो दूसरे को रेफर कर सकते हैं। तो उनकी चॉइस है। जैसे मदन गोपाल जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि हम पेशेंट को या बेनिफिशियरी को ऑप्शन देंगे। बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शनल है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि नहीं मुझे आयुर्वेद में जाना चाहिए, जा सकता है।
आरोग्य भारती और एक बात कहती है कि हेल्थ को हमेशा टोटलिटी में देखना चाहिए। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट उसका एक बड़ा पार्ट है, थेरेप्टिक एस्पेक्ट भी एक पार्ट है। और इसलिए आज पूरे देश भर में एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की संख्या बड़ी मात्रा में है जी। मुझे जहां से कुछ जानकारी मिली है, शायद वो 83% तक पहुंच, वो कम अधिक आंकड़ा हो सकता है, लेकिन इनकी संख्या बहुत बड़ी है। तो हम आरोग्य भारती में प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर काम करते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वे इन प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स का पालन करें और स्वस्थ रहें। जहां तक पद्धति की बात है, एक दूसरे पद्धति के बारे में अगर हम जानकारी कर सकते हैं तो अवश्य करना चाहिए जी। आरोग्य भारती ने नीति आयोग के साथ भी और 2014 में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी डिस्कशन किया था। नीति आयोग के साथ तो ऑनलाइन ही चर्चा हो पाई और उनका ड्राफ्ट भी सबमिट किया था हमने इस विषय पर। और कुल मिलाकर विद्यार्थियों को सभी थेरेपीज के फंडामेंटल्स की जानकारी हो जी, जिससे वो एक दूसरे का सम्मान कर सकें और एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो सके। जी जी। कुछ विषय ऐसे हैं जो सभी विद्यार्थी, वो एलोपैथी होगा, आयुर्वेद होगा, होम्योपैथी होगा, फिजियोथेरेपी होगा, सब पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री सभी पढ़ते हैं। एथिकल पार्ट सभी के लिए समान है, टेक्नोलॉजिकल पार्ट सभी के लिए समान है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अगर हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, महत्वपूर्ण ये मुद्दा है। लेकिन जी अदिति जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? मैं बस इतना ही कहना चाह रही थी कि बहुत अच्छे से जो एक्सपर्ट्स ने समझाया है कि एक ऑप्शन क्रिएट करने की बात है पेशेंट्स के लिए। ये भी हम ना भूलें मनोज जी कि हमारे देश में कितनी कमी है इवन एलोपैथिक सिस्टम में स्पेशलिस्ट की, और बहुत सारी ऐसी भी बीमारियां हैं जिनका उपचार आज की डेट में सिर्फ आयुर्वेदा में मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हाल ही में आपको याद होगा कि फॉर्मर केनियन प्रेसिडेंट रायला ओडिंगा इंडिया आए थे। उनकी जो बेटी है रोजमेरी ओडिंगा, वो अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी थी एक ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन में। पूरी दुनिया का भ्रमण करने के बाद, हर तरीके के मेडिसिनल सिस्टम को ट्राई करने के बाद उनको अपनी आईसाइट रीगेन करने का मौका इंडिया में आके मिला। कोची के एक आयुर्वेदिक संस्थान में जाके उनकी आई ट्रीटमेंट हुई और जिसके बाद एक उपचार का माध्यम खुला और आज की डेट में वो बाकायदा देख सकती हैं। जाहिर सी बात है अदिति जी, चाहे भारतीय चिकित्सा पद्धति हो या एलोपैथी हो, हर पद्धति का अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लक्ष्य यही है कि आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। मदन गोपाल जी, एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कई बार ये सवाल उठता है कि साहब आप खिचड़ी बना दे रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर, जैसा डॉक्टर नरेश ने कहा। पहली बात तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो लक्ष्य सरकार ने रखा है इस नीति को लागू करने का, वो क्या लक्ष्य रखा है? क्या 2030 तक ये योजना लागू हो पाएगी? इसमें राज्यों का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका उभर के सामने आती है। साथ ही केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर, चाहे नेशनल मेडिकल कमीशन हो, होम्योपैथी कमीशन हो या भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली विधेयक हो, ऐसे तमाम कानूनों के स्तर पे भी काम किया है। आप कैसे देखते हैं पूरा इसको? मनोज जी, एक तो ये है कि अभी जो वर्क इन प्रोग्रेस है नीति की, उसमें जो बात कर रहे हैं, तो अभी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, वो अभी काम कर रही है। उसके बारे में ज़्यादा तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन एक दो दूसरी जो चीजें हैं जिसके बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं कि एक प्रणाली होनी चाहिए। तो एक प्रणाली, हमारी जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो एक प्रणाली तो है। एक हमारे जो स्वास्थ्य संरचना है पब्लिक सिस्टम में, तो हमने कोशिश किया था कैसे आयुष को इंटीग्रेट करने का, कैसे उसको मेन स्ट्रीम करने का। उसके बाद एक जो प्रिवेंटिव प्रोमोटिव वाला जो एस्पेक्ट है, उसमें वेलनेस वाला कंपोनेंट जुड़ा हुआ है। साथ साथ में जो नेशनल एनपीसीडीसी प्रोग्राम जो है, उसमें कुछ ब्लॉक्स में डायबिटीज और आपके जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है उसके ऊपर एक पायलट भी चल रहा है, क्योंकि रिसर्च बहुत इंटीग्रल पार्ट है। जैसे एम्स में आपका योगा एंड आपके जो एनसीडीज पे काफी दिनों से काम चल रहा है, वैसे ही अभी एमसीडीज के साथ 7-8 ब्लॉक्स में काम चल रहा है। तो उसके अलावा जो दूसरे आयाम है, जैसे आपका न्यूट्रिशन है, आयुष आहार है एंड अदर एस्पेक्ट्स है, उस पर भी काफी काम हो रहा है। तो इस दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। आगे कैसी संरचना बनेगी, क्या लोगों की वो कंसेंसस बनेगा,
कि अभी बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी खाली ड्राफ्ट इन कंसल्टेशन है, उसके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। जी जी। नई शिक्षा नीति में भी खासा जोर दिया जा रहा है इस बात को लेकर कि हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको कैसे इंटीग्रेटेड बनाते हुए आम लोगों को लाभ उसका मिले। नई शिक्षा पद्धति के लिहाज से आप कैसे देखते हैं मदन गोपाल जी इसको? होकर फिर आगे की बात करनी है, वो देख इंटेंशन आ गया कि इसको करना है जी। इसको कैसे करना है ताकि सभी पच्चीस की शुद्धता भी बरकरार रहे और आगे का काम भी हो सकते और व्यक्ति को एक चॉइस करने का अवसर मिल सके। तो जी। उसी दिशा में अभी काम होना है, अभी इसी तरफ डिस्कशन चल रहे हैं और उसी में होगा। लेकिन अभी मदन इसको गोपाल अभी जी, तो मेरे तरफ से बोलना बहुत प्रीमैच्योर जी होगा। मैं समझ रहा हूं आपकी इस बात को भी, इस पहलू को भी, आपके भाव को मैं समझ रहा हूं, लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं कि नरेश जी ने इस सवाल को उठाया। नरेश जी चूंकि यहां पर आईएमए का प्रतिनिधित्व करते हैं, लंबे समय से मैं इन सवालों को देखता रहा हूं कि आईएमए जो है वो आयुर्वेद, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की डॉक्टर्स जो हैं उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठाता रहा है। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देश केवल शहरों में ही नहीं बसता है, गांव में भी लोग रहते हैं, बड़ी संख्या में गांव में लोग रहते हैं। वहां पर आयुर्वेद डॉक्टर्स हों या भारतीय चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर हों, उनकी भूमिका खासी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अभी जैसे प्लूरिज्म की बात करी थी, वो भी एक अभिन्न अंग है। अगर आप देखेंगे कोई जितने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, कोई नर्सिंग होम देखेंगे, आईएमए को थोड़ा सा आत्मचिंतन करना चाहिए कि कितने हम लोग आयुष अस्पताल, आयुष के डॉक्टर्स को हम लोग हमारे उसमें डिप्लॉय करते हैं। एक तो वो है, उसके ये चर्चा का विषय नहीं है, और दूसरा ये है कि जब आप बात करेंगे कोविड के समय में भी मिलजुल कर काम किया गया है, जिसके कारण परिणाम बहुत अच्छे देखने को मिले। सब जगह मिलकर काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक आप अलग हैं हम अलग हैं, ऐसा नहीं। दोनों देखना है कि कौन सी पैथी क्या लाभ दे सकती है। जैसे अशोक जी ने बताया कि वी हैव टू सी कि कौन सी चीज किसके लिए लाभकारी होगी। आदित्य जी ने भी वही बताया कि जैसे बाहर के लोग आए इलाज कराएं, बहुत सारी चीजें। जैसे आप रिसर्च की बहुत आवश्यकता है आयुष और उसको आगे ले जाने के लिए। आप देखेंगे कि एंटीबायोटिक के रिसर्च में हम लोग पूरा ऊपर तक पहुंच गए, वी आर सैचुरेटेड विद एंटीबायोटिक रिसर्च। अब उसको नैनो पार्टिकल की बात करनी है हमें कि नैनो पार्टिकल में और कैसे आगे जाए। वो एक उम्मीद की किरण दिखती है कि नैनो पार्टिकल में काम हो सकता है और आगे उस पर कैसे बढ़ना है, उसके लिए हमें मिलकर बैठकर रास्ता निकालना पड़ेगा। अदरवाइज एक दूसरे पे दोषार ओपन होता रहेगा कि अच्छा ये अच्छा नहीं है। जी, आप देख रहे हैं कि कितनी क्रॉस पैथीज होती हैं। इवन जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं वो भी आप देखें कि कैसे प्योरिटी ऑफ प्रैक्टिस कर सकें, लेकिन अननोइंगली, क्योंकि जो चीज अच्छी रहती है एक कल्चुलेशन वाला इफेक्ट इसमें भी आ जाता है प्रैक्टिस में। जी नरेश जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है। यह बात ठीक है कि एलोपैथी में बेहतर इलाज है, बेहतर इन्वेस्टिगेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिन बीमारियों का उपचार एलोपैथी में नहीं है उनके लिए अगर आयुष को अपनाया जाए तो इसमें बुराई क्या है? दुनिया के तमाम देशों में जो उनकी चिकित्सा पद्धति है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, मैं दोबारा दोहरा दूं, आयुर्वेदा हमारा ट्रेडिशनल टोटली इंडियन सिस्टम है और हम एज आईएमए मेंबर भी और एज ए मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिशनर भी उनकी न केवल इज्जत करते हैं, बहुत ज्यादा मान सम्मान करते हैं। हम तो चाहते हैं आयुष और आगे बढ़े और पूरी दुनिया पे राज करे। लेकिन ले दे के बात एक ही आ जाती है, वेदर इट इज मॉडर्न मेडिकल सिस्टम और आयुर्वेदा और होम्योपैथी। आजकल जमाना है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का, हर चीज का एविडेंस है। आपने देखा होगा जब तक कि हमारी कोविड की वैक्सीन आई थी, चाहे वो हिंदुस्तान की वैक्सीन थी चाहे विदेशी वैक्सीन थी, जब तक पूरे ट्रायल्स, डबल ब्लाइंड स्टडीज, क्रॉसओवर स्टडीज जब तक ये हो ना जाए तब तक ड्रग रिलीज नहीं की जाती। इट इज ट्रू ऑफ मेनी न्यू मॉलिक्यूल्स फॉर न्यूअर डिसीज ऑफ डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन, आज भी होता है। तो बिल्कुल ठीक कहा गया, इसमें कोई शक नहीं है कि एक दूसरी की जो प्रणालियां हैं उनकी इज्जत होनी चाहिए और मरीज को सहमत हूं। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था, सम टाइम बैक देयर वाज अ टॉक कि आयुष पीपल आर बीइंग आस्क्ड टू प्रिस्क्राइब मॉडर्न मेडिकल सिस्टम मेडिसिन्स। वो जो थोड़ी क्वैकरी हो जाती है उसको आईएमए एज ए पॉलिसी अपोज करता है। अदरवाइज हम तो चाहते हैं आयुष की इतनी ग्रोथ हो कि पूरी दुनिया पे वो राज करे, इसमें कोई बुराई नहीं है। मरीज को बेस्ट मिलना चाहिए। एवरी इंडियन, एवरी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड हैज अ राइट टू गेट बेस्ट ऑफ मेडिसिन। वो हम उसकी पैदाइश करते हैं। होता क्या है कि हमने जो देखा है, even if I practice in Delhi, if I see Delhi,
आई सी लॉट्स ऑफ जो आयुष वाले जो आयुर्वेद वाले डॉक्टर्स हैं, दे टेक ऑन टू एलोपैथिक मेडिसिन। वो ये काम ओपनली चल रहा होता है। मैं तो कहता हूं दे रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू आयुर्वेदा ओनली। आयुर्वेदा में रिसर्च ज्यादा हो, इतना आगे बढ़े। प्याज अच्छा है, प्याज कितना अच्छा है, इसकी स्टडीज हों, ये पूरी दुनिया में पहुंचे। हल्दी अच्छी है, ये पूरी दुनिया में पहुंचे। हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन और आयुर्वेदा बहुत क्लोज हैं। हम तो चाहें कि इसको, वो क्या है कि अमेरिका में वो हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों के पेटेंट ले लेते हैं और वो हम कर नहीं पाते। तो इंडिया में आयुष की तरक्की होनी चाहिए, उससे मरीज को फायदा मिलना चाहिए। आईएमए इस बात को टोटल सपोर्ट करती है, लेकिन आईएमए अपोज करती है एनी काइंड ऑफ क्वैकरी और एनी काइंड ऑफ मिक्सोपैथी। दैट इज ऑल। जी जी, यह मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पे जितनी चर्चा की जाए उतना कम है, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है, अलग अलग चिकित्सा पद्धति से जुड़ा यह मुद्दा है। इसलिए मुझे कार्यक्रम को ही रोकना पड़ेगा। और अगर बात कोविड काल की जाए तो हमने देखा कि एलोपैथी और किस तरह भारतीय चिकित्सा पद्धति ने मिलकर लोगों को राहत पहुंचाने का काम करा है। कोविड संक्रमण के दौरान यह उदाहरण हम सभी ने देखा है। इसलिए आप चारों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सनसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।